मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से समूचे देश में एक जो मामला चल रहा है, हाथरस का एक मामला चल रहा है, उसको लेकर कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हाल में ही यानी आज के दिन में ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें रेप की पुष्टि नहीं करी गई है। उन्होंने बताया है कि रेप नहीं हुआ है और कई तरीके के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कई तरीके की नई नई थ्योरियां जो हैं निकल के सामने आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से देवशीष मुखर्जी जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ हमीरपुर से वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से नई नई थ्योरी आती जा रही हैं, किस बिना पर आगे ये जो केस चलेगा, किस तरीके से चलेगा और आप क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स देखते हैं इसमें? नितिन जी, सबसे पहले ये है कि इस केस में इतने दांव पेच कर दिए गए हैं, सरकार के द्वारा खुद ही अपने मकर जाल में फंस चुकी है, पूर्तियां दिखाई दे रहा। क्योंकि जिस समय दिल्ली पीड़िता ले जाई जाती है, उसके पहले उसको अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती करते समय जो वहां की रिपोर्ट आई है कि एंजाइम्स में प्रोटेक्शन पर और जबरदस्ती के सिम्टम्स के जो है उसके उस पर दिखाया गया। लेकिन जो सरकार अपनी रिपोर्ट दिखा रही है उसमें इस तरीके के कहीं वक्तव्य का वर्णन ही नहीं हो रहा। ये कहां से रिपोर्ट आ रही है और किस बिहाफ पर ये बोल रहे हैं, ये तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वही बता सकते हैं। जी, मैं आपके पास आऊँगा देवशीष जी। देवशीष जी, ये सीधे और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से निर्भया केस में लगभग बहुत समय लग गया और कौन-कौन सी ऐसी पेचीदी थी इसमें, जो अभी जो केस है ये कैसे शुरुआत होगी, कहाँ जाएगा? सीबीआई जैसे बोल रहे हैं कि सीबीआई की मांग करी जा रही है, तो लिहाजा ये आगे सुप्रीम कोर्ट तक इसकी पैरवी होगी, आगे तक जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप कुछ हम लोगों को, दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रोसीड होगा ये आगे चल के? सच में बोले तो निर्भया के इस टाइप के मामले में बल्कि जल्दी हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको लिया है, हाई कोर्ट में भी जल्दी सुनवाई किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी जल्दी सुनवाई हुई है। जो नॉर्मल प्रोसेस सालों साल लग जाते हैं, उस हिसाब से निर्भया केस काफी जल्दी समाधान के कगार पे आ गया जी। और लास्ट में हम लोग देखे भी कि जो दोषी थे उनकी फांसी भी हो गई। बट जो दूसरे केसेस होते हैं, ज्यादातर केसेस में ये सालों साल चलते रहते हैं। और इंडिया में ऐसे है कि ज्यादातर केसेस जो रेप के एलेज किए जाते हैं, वो बाद में रेप ना होने के सबूत मिल जाते हैं। अब कहाँ से वो सबूत आते हैं या फिर सबूत ना होने की वजह से दोषी छूट जाते हैं, वो अलग चीज है। अब इसमें यह है कि अभी जो एफआईआर लॉन्च हुए थे इनिशियली, और दिन पे दिन रोज कुछ ना कुछ नए नए एफआईआर हो रहे हैं। जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर हो गए, फिर चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हो गए। जी जी जी। आज सुनने को मिल रहा है और एक एफआईआर लॉन्च हुआ है 1-2 घंटे पहले ही। योगी जी ने जो बयान दिया था कि जस्टिस फॉर हाथरस करके वेबसाइट खोला था, उसमें ये आया था कि उसमें फंडिंग बाहर से आ रहे हैं और ये देश में कानून व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के चक्कर में काफी लोग जुटे हुए हैं। इंटरनेशनल लोग भी जुटे हुए हैं, इंटरनेशनल फंडिंग भी आ रहे हैं। तो केस थोड़ा थोड़ा पेचीदा होते जा रहा है। अब सच में ये पेचीदा है या सरकार के कहने पे हो रही है, वो तो समय बता पाएगा। जी जिस तरीके से एक माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक सांप्रदायिक दंगे को इसका संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि एक खुफिया एजेंसी जो जांच कर रही है या बता रही है वो कि एक सांप्रदायिक दंगा, यानी विपक्ष जो है एक जातिवाद के आधार पर एक दंगा खाने की कोशिश कर रही है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, सच में बोले तो मैं क्योंकि कानून के स्टूडेंट रह चुका हूँ, अभी अधिवक्ता हूँ, तो शुरुआत से हमने जो पढ़ा है, मीडिया ट्रायल कभी अच्छा नहीं माना जाता है। इन अ जुडिशियल प्रोसेस मीडिया ट्रायल को अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे किसी भी जगह पे हो। पर अपनी देश का जो व्यवस्था हो गई है
जहां मीडिया इनिशियल स्टेप्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, गलती या छूट दिख जाती है, वो मीडिया कवर अप जी करके जितना आपके पब्लिक के सामने ले आते हैं, तो उसको नजरअंदाज जी नहीं कर पाते हैं। चाहे कोर्ट बोलिए, चाहे जनरल पब्लिक के सामने जब आ जाते हैं तो वो, पर आइडियली अगर अ, बोले तो मीडिया ट्रायल जी अच्छी बात है नहीं। जी पर देवाशीष जी, इसके जिस तरीके इसके से रात में पीड़िता जो डेथ हो गई थी उसकी लाश को जला दिया गया था, तो ये हाँ जी, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की भी एक संदिग्धता बताई जा रही है कि संदिग्ध रूप देखिए में है, यूपी और पुलिस का बताया तो भी जा अभी रहा है हाल कि हाल फिलहाल में दो दो इंसिडेंट हो गए कि एक्यूज नहीं, कन्विक्ट्स को लाते वक्त गाड़ी जी पलट जाती है और सिर्फ जो जी कन्विक्टेड बंदे होते हैं वही गुजर जाते हैं, बाकी सारे बच जाते हैं। तो इस जी मामले में भी ऐसा ही हुआ है कि भाई जहां पे पीड़िता की मौत हो जाती है दिल्ली में, वो लाए जी जाते हैं और रातों रात बिना अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले करते हुए उनको जला दिया जाता है। अब क्यों जलाया जाता है, नहीं जलाया जाता है, उस पे तो ढंग से जांच होनी भी चाहिए। और जैसे यूपी सरकार ने किया है कि चार जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे उनको जी निलंबित भी कर रखा है। जी तो अब देखिए उस पे तो काम होनी चाहिए। हाँ सुनील जी कुछ जी बोल रहे क्या? जी जी सुनील जी जी, हाँ, जी सुनील जी मैं ये बोलिए। बोलना चाहता था, जिस तरीके से सीबीआई को केस दे दिया गया है, क्या इस सीबीआई को देने से इस केस की पारदर्शिता आ सकती है क्या? देखिए सीबीआई को देने से पारदर्शिता तो आ सकती है। देखिए अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कोई बोलेगा कि यूपी सरकार भी बीजेपी के अंडर है, जी और सीबीआई जो है वैसे तो निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता है, बट जी फिर भी वो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आज के डेट में बीजेपी कंट्रोल्ड है, तो उस पे भी नहीं उंगली उठाने वाले तो उंगली उठा लेंगे, पर यह है कि उससे अच्छा निष्पक्ष जांच करने वाला देश में आज कोई है नहीं। जी नहीं, इसका भी एक और उदाहरण अभी बाबरी मस्जिद कांड में दे दिया गया। सीबीआई किस तरीके अपना काम किया उसका एक उदाहरण अभी रिसेंटली दिया गया, 2 दिन पहले। नहीं नहीं, वो तो देखिए वो अच्छी जजमेंट है नहीं है, वो तो फिर उसका जो अपीलेट स्टेज होगा उस पर देखा जाएगा। आज के डेट में तो वो बात करना हमारे लिए अच्छा नहीं जी माना जा सकता है। जी जी तो देखिए जी सीबीआई के ऊपर उंगली उठाने के लिए कोर्ट भी काफी बार बोल चुकी है सीबीआई को, बट फिर भी जब बात आती है कि जांच करने की, निष्पक्ष जांच करने की, तो कोर्ट भी सीबीआई के ऊपर ही भरोसा करके सीबीआई को ही जांच देता है। अगर एसआईटी देवसी जी, एसआईटी जिस एक तरीके सवाल। हो रहा है कि सिटिंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट को कोई सिटिंग जज के जरिए इसकी जांच कराई जाए, नहीं नहीं, तो देखिए सिटिंग जज या फिर मैं जैसे विक्टिम के भाई का उस दिन संदेश सुन रहा था कि चार जी 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 जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके अंडर एक एसआईटी फॉर्म कर दिया जाए और वो लोग जांच करें। देखिए वो होने का तो कुछ भी हो सकता है, अगर ऊपर के अदालत जो है वैसे जांच करने के लिए आदेश करे, जी बट आइडियली अगर माने और हमारे अगर कानून व्यवस्था को हम लोग सुधारने की कोशिश करें, तो सीबीआई मींस वैसे तो यूपी पुलिस को ही करना था। अगर यूपी पुलिस नहीं कर रही और जैसे सीबीआई को जांच सौंप दिया गया है, तो सीबीआई पे ही अगर नजर रखें कोर्ट, अगर जी क्योंकि जांच के ऊपर जहां कोर्ट की नजर आ जाती है, तो सीबीआई के जो अधिकारी है तो वो भी ज्यादा फेरबदल करने का स्थिति में नहीं रहते हैं। मुझे जी तो यही लगता है कि सीबीआई पे एटलीस्ट इतना भरोसा करना चाहिए, और जी होपफुली कि निष्पक्ष जांच आज नहीं तो कल समाधान के उसमें पहुंच ही जाएगा। जी और देवसी एफआईआर जी, देखिए एक अलग अलग। सवाल। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जी 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 कंटिन्यू करिए सर। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप सवाल पूछ ये लीजिए जो उसके बाद। डीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, हाथरस जो डीएम, उनकी ही शय पर जो लाश को जलाया गया था, उस पर क्या, अगर मान लीजिए उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा होता भी है। और देखिए ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डीएम के क्षेत्र में जांच का कोई पहलू आती नहीं है।
जहां जी आपका केस मीन्स किसी जांच एजेंसी के अंडर चला गया तो वो डीएम से जी परमिशन लेने कभी जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक एफआईआर वाली स्टेज थी तब जी तक अलग थी। अब एफआईआर हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज आ गई। इन्वेस्टिगेशन में डीएम का कोई रोल होता ही नहीं है, तो इसलिए जी डीएम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कुछ करेगा तो उस पे नहीं है। और आप लोग जैसे मीडिया वाले हैं, वो लोग तो ऊपर से देखते ही रहेंगे कहाँ पे जांच हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। और डीएम का क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो डीएम का सच से नहीं है इसमें, अच्छा जी क्योंकि जी अधिकारी सुनील अगर जी बोली। सर एक थोड़ा ये क्वेश्चन है कि जिस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार कुछ और बता रही है और जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, जैसे कि अभी आगरा की फॉरेंसिक से जो जांच रिपोर्ट डॉक्टर फैज अहमद ने लिखा है कि स्थानीय परीक्षण में उस बच्ची के साथ पुष्टि कर दी उन्होंने सिम्टम्स जो 8 दिन बाद जो किए गए उसमें उसने सिम्टम्स, लेकिन जो दिल्ली की जो जांच हुई है उसमें उस सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं। कि क्या इस दो तरीके की जांचों में कुछ निकाला जा सकता है कि किसकी सही है किसकी गलत है? देखिए, सही है गलत है वो तो अल्टीमेटली कोर्ट ही निर्णय कर पाएगी, जी क्योंकि डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में जाएंगे तभी निर्णय हो पाएगी कौन सी जांच सही थी या कौन सी जांच सही नहीं थी, या फिर जांच करने के टाइम पे कौन सी मींस जो जी विसेरा वगैरह लिया गया था वो ठीक से जी देखा गया नहीं देखा गया, कैसे लिया गया था, वो तो मींस लीगल स्टेप्स होते हैं, उस हिसाब से कलेक्शन हुआ है कि नहीं, उसकी जांच हुई कि नहीं। जैसे सुनील जी बता रहे और मैंने एक दूसरा रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें ये क्या कहा गया कि कुछ तो हुआ है पर कोई जी फोर्सेबल एक्शन नहीं दिखाओ, मींस जी प्यूबिक रीजन में फोर्सेबल एक्शन नहीं दिखा। जी हो सकता है कि लेकिन नहीं, जो मेरे पास है उसमें दिखा हुआ है कि फैज अहमद जो वहां के साइंटिस्ट हैं, मतलब जिन्होंने प्रोफेसर है जिन्होंने चेक किया है, परीक्षण किया है, उन्होंने लिखा है कि जबरदस्ती किए जाने के चिन्ह दिखाई दिए हैं, मतलब उस रिपोर्ट में शो हुए मौजूद हुए हैं उसमें। मैंने उन्होंने सुबह सफा ये सफा अब देखिए सब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो नेट से ही आया है। अब जी नेट जी पे जी कौन सा ओरिजिनल होता है कौन सा नहीं होता है वो नहीं पता। जी अब जी ये क्योंकि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का राय माने तो एफआईआर पब्लिक नहीं होनी चाहिए। जहां आपकी पीड़िता की कोई केस हो जाए या फिर जी कोई जी बिल्कुल बच्ची का सही केस हो जाए, वो एफआईआर तक डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। पर हमें ना करके तो कुछ ना कुछ खबर आते रहे, जहां चेंज इसमें हो तो रही है टोटली उसकी भी खबर आ रही है। पीड़िता के बयान तक दे दिए हैं। वही मैं बता रहा हूँ ना, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये मीडिया में आ ही नहीं आना ही नहीं चाहिए चाहिए। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा मैं बिल्कुल एक्चुअली हिंदी भाषी हो नहीं, तो हिंदी बोलने में जी थोड़ा जी सा जी 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 रुकावट कोई आ बात जाती नहीं। है। कोई जी जी देवसी जी तो वही है मैं कि आपसे ये थोड़ा सा हाँ जानना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि ये जो अब जो धाराएं लगेंगी जब इन पर अगर कोई केस होता है, चाहे पुलिस यूपी पुलिस और यूपी पुलिस पे भी जिस तरीका का रवैया रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन पर भी केस करेगी, या फिर जो मुजरिम हैं जो अभी 4 अलीगढ़ जेल में बंद हैं, कौन कौन सी धाराएं उन पे लग सकती हैं? और उसके बाद जिस तरीके से निर्भया केस में पिटीशन दायर करी गई, कई बार 3 बार 4 बार करके मर्सी पे दायर की गई, इसमें क्या केस हो सकते हैं इसमें इस देखिए, तरीके से? मर्सी पिटिशन तो कानूनी राइट होता है, जी कोई भी कन्विक्ट का मर्सी पिटिशन कानूनी राइट हो जाता है कि भाई वो दायर कर सकते हैं, जी एट वेरियस लेवल दायर कर सकते हैं। और ये तो अभी पहले तो सेशंस कोर्ट देखेगी, फिर वो हाई कोर्ट भी जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जी मतलब जी नॉर्मल प्रोसेस से अगर चलते रहे, क्योंकि हाई कोर्ट तक तो जाना, अगर ये कन्विक्टेड हो जाते हैं कोई भी, जी जी तो वो तो हाई कोर्ट में ऑटोमेटिक अपील हो जाएगा। अगर खुद अपील नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में जो है कि अपील आपका अनिवार्य है, वो अपील सरकारी आप ही के लिए कर देगा। अब हाई कोर्ट से अपीलेट स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट जाएगी नहीं जाएगी वो आगे की स्टेज है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अगर कन्विक्ट कर देते हैं, जी और नॉर्मली मर्सी पिटिशन ये इस केस में करते हैं कि जब आपकी फांसी की सजा हो जाती है जी तभी जी मर्सी पिटिशन करते हैं कि भाई
फांसी ना दिया जाए, हो सकता है कि कुछ और पहलू रहे हों, तो उससे इस पे बार बार देखा जा सकता है। और मर्सी पिटिशन पेंडिंग है, तो अगर आपकी एग्जीक्यूशन की डेट भी आ गई तो वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसीलिए जैसे लास्ट में भी काफी सारे एग्जीक्यूशन में हमने देखा है, रात रात में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोल के हियरिंग किया है, उसमें भी लोग उंगली उठाने के लिए कर दिया कि भाई रात को अपने दरवाजा खोल के क्यों सुन लिए। पर ये था कि एटलीस्ट जो जस्टिस कर रहा है सिस्टम, वो दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर पेंडिंग है पिटिशन और उधर आपने फांसी दे दिया। तो भाई अगर मेरे पास पेंडिंग है तो मैं उसको देख भी लेता हूँ, अगर उस पर कुछ मिलता तो अलग बात थी, पर लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज नहीं किया है। जी तो जितना भी हम उंगली उठा ले, बट अल्टीमेटली सिस्टम हम लोग को साथ ही दे रहा है। जी टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, बट साथ दे रहा है सिस्टम। जी सुनील जी, लास्ट क्वेश्चन। इस केस में क्या जितनी तत्परता निर्भया केस में दिखाई गई थी, क्या उस तरीके की तत्परता दिखाई दे रही है इस केस के अंदर कि इसको भी डिले करने की? देखिए, डिले करने का और तत्परता में ये कहूंगा कि इसमें बहुत सारे पहलू और दरवाजे खोल दिए गए हैं। निर्भया केस में इतने सारे दरवाजे थे ही नहीं। अब हुआ है, पकड़ में आ गया है, उस पर केस होनी चाहिए, किस धारा में होनी चाहिए और किस हद तक उन्होंने किया था उस पर हो रही थी। और बेसिकली उसमें एक निर्भया केस में जो था कि कुछ जो लोग थे जी, वो उम्र उनके कम होने के वजह से उसमें एक पेचीदगी आ गई थी। काफी लॉ भी चेंज हुआ है जी। फिर उसके बाद आपके कमेटी भी बनी थी, जस्टिस जे.एस. वर्मा के कमेटी भी बनी थी, उनका रिकमेंडेशन आ गया था बीच में, और वो रिकमेंडेशन ये था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, ना कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि नॉर्मली जो कानून आज नया आता है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है, मतलब आज हुआ तो आज के बाद से होगा। पर उसमें ये आ गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पीछे भी आपने अगर किया है तो उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी वजह से फांसी तक पहुंच गए थे ये लोग। जी जी। देवसी जी, इसमें नार्को टेस्ट के लिए भी बोला जा रहा है कि नार्को टेस्ट कराया जाएगा परिवार का, और तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नार्को टेस्ट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 2-3 गाइडलाइंस है। एक गाइडलाइन तो ये है कि आप नार्को टेस्ट को कंपलसरी नहीं कर सकते हो। अब कंपलसरी नहीं कर सकते हो मतलब ये है कि नार्को टेस्ट आपने बता दिया करना है जी। अब नार्को टेस्ट अगर कोई मना कर दे तो उसको जबरदस्ती आप नार्को टेस्ट ना करवा नहीं सकते हो, चाहे वो विक्टिम के फैमिली से हो, चाहे वो अक्यूज भी हो। अगर अक्यूज चाहे तो वो भी मना कर सकते हैं, पर इस केस में जो सुनने को मिला है कि अक्यूज तो तैयार है नार्को टेस्ट करने के लिए, पर विक्टिम के फैमिली नहीं। अब एक केस जो दायर नहीं हुआ और सोशल मीडिया वगैरह में चल रहा है कि ये रेप का केस बताया तो जा रहा है, पर कोई और एंगल भी इसका हो सकता है। तो पता नहीं अब यूपी सरकार इसमें क्या सोच रही है और विक्टिम के फैमिली को नार्को टेस्ट करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। अब हो सकता है कि अब ये 3-4 तो एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गए हैं, अब हो सकता है कि 5वां एफआईआर दर्ज करने के लिए सोच रहे हो कि विक्टिम के फैमिली के अगेंस्ट कुछ मिल जाए उनके वर्शन से। तो हो सकता है कि उनके फैमिली के खिलाफ भी कुछ दायर करने के सोच रहे हैं कि एक्यूज जो है, हम आज जिसे एक्यूज मान रहे हैं वो एक्यूज नहीं है, कोई और ही एक्यूज होना चाहिए। तो उस एंगल से शायद योगी सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट उनके फैमिली में भी होना चाहिए। अब नार्को टेस्ट का ये है कि कोई भी अक्यूज्ड खुद से नहीं मांग कर सकता है कि नार्को टेस्ट मेरी होनी चाहिए किसी केस में। ये भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप अगर किसी केस में फंस गए हो और आपको लगता है कि आप मींस गुनाह नहीं किए हो, फिर भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट कि मेरे नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो वो अल्टीमेटली सरकार या फिर जो भी जांच एजेंसी काम कर रही है उन्हीं का प्रेरोगेटिव होता है कि आपको नार्को टेस्ट वगैरह के लिए एप्लीकेशन देना है कि नहीं। अब नार्को टेस्ट में भी ऐसा है, क्योंकि मैं एक्चुअली नार्को टेस्ट का एक मैटर कर चुका हूं, तो इसीलिए और बता रहा हूं
सिर्फ जी, नार्को जी। टेस्ट नहीं, नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ जिसे हम लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह बोलते हैं, तो वो भी सिमिलर पायदान पे आ जाते हैं। तो उसमें भी ये हो जाता है कि जहां आपके जांच एजेंसी मांगने लगे कि आपके नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट होनी है, उसके बाद ये दिल्ली में तो सीएमएम के पास जाता है, और बाकी जो इलाका है उधर सीएम के पास एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे ये लोग कि नार्को टेस्ट फलाने फलाने बंदे का होना चाहिए। उसके बाद उधर जाके अगर बंदा राजी है तो वो हामी भरेगा, अगर राजी नहीं है तो वो ना वो बताएगा और कारण बताएगा क्यों नहीं करना चाहता है। हो सकता है कि मेडिकल ग्राउंड हो सकता है कुछ और ग्राउंड हो, या फिर ऐसे ही खुद से ही नहीं करना चाहता है, तो वो ऑर्डर में लिखित पास करेगा वो सीजीएम कि भाई इस वजह से फलाने दिन को नार्को टेस्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और ये जो ऑर्डर होगी उसके बेसिस पे नार्को टेस्ट या नहीं होने का तो बात एक आ गया। अगर आप मना कर देते हो नार्को टेस्ट में, तो वो आपके खिलाफ डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, पर इनडायरेक्टली जा सकता है कि आप सबूत जुटाने के टाइम पे आपने मदद नहीं किया। सिस्टम का जो है नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पे आपने ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बाधा क्रिएट किया, बट आपने मदद भी नहीं किया। और नार्को टेस्ट नॉर्मली तो एक्यूज का ही होता है, पर जैसे अगर चाहे तो विटनेस का भी ले सकते हैं, तो इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट भी विटनेस का हो सकता है। तो इसमें ये हो गया कि अगर हम इस हिसाब से इस एंगल को उतना बुरा तरीके से अगर ना भी देखें और विक्टिम के फैमिली को सिर्फ विटनेस के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली विटनेस तो है ही वो लोग, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उसमें उतनी बुराई है नहीं जी। पर यह है कि कोई एलेज करता है कि नार्को टेस्ट में भी धांधली का गुंजाइश भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि आप क्वेश्चंस क्या पुटअप करते हो, उसके आंसर्स क्या आते हैं। जी। आपका कहानी हो सकता है कि कुछ और है, पर आपको वो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आपसे क्वेश्चंस कुछ और ही पुटअप किया जा रहा है जी। तो आप ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपका बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है वो आप कुछ और बोलने के लिए आमादा हो जाती है कि भाई बताना है ये है। तो मेंटल जो बैलेंस है आपका, इम्बैलेंस, जो मेंटल बैलेंस बोलिए, इम्बैलेंस बोलिए, उस टाइम पे आ जाता है। उसमें कभी कभार जो टेस्ट का रिजल्ट है वो ठीक से नहीं आता है। तो इट इज आइडियल कि आपने जो क्वेश्चंस पुटअप किया और आप पहले भी जिसको अक्यूज का या किसी और का अगर नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है तो उनको पहले आप बता दीजिएगा कि आपको जो मैं क्वेश्चंस पुटअप करूंगा ये तो क्वेश्चंस पुटअप करूंगा, और लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट देने का भी हक हो जाएगा, तब जाके एटलीस्ट उसका स्टेबल रहता है। अदरवाइज क्या होता है कि पूरा टेस्ट ही इंस्टेबिलिटी की वजह से सही नहीं आ पाता है, चाहे वो सच क्वेश्चन पूछते हैं चाहे वो गलत क्वेश्चन पूछते हैं, उनके जब आप सही क्वेश्चंस में भी रिजल्ट आपके खराब दिखने लग जाते हैं तो पूरा का पूरा टेस्ट ही लास्ट में जाके रद्द करना पड़ जाता है। जी सुनील जी, लास्ट क्वेश्चन करिए क्योंकि समय की थोड़ी। जिस तरीके यूपी पुलिस के डीजे प्रशांत कुमार जी अपने मीडिया के जो अभिभाषण मतलब मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि पीड़िता के पर किसी रेप की संभावना नहीं दर्शाई गई है, रेप हुआ ही नहीं है उसका, और जबकि एसएफएलसी की जांच में सैंपलिंग में कहा गया है कि वो इस पर मिले हैं। तो इसके जिस तरीके उन्होंने गुमराह करने का बात पे वही मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में एडीजे साहब का जो बयान था उसी परिप्रेक्ष्य में जो डॉक्यूमेंट उनके हाथ में था या फिर उनके हाथ लगा था, शायद वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में भी आया था जिसमें वही मैंने कहा कि प्यूबिक रीजन में जो है कि कुछ एक्टिविटीज तो हुए हैं पर वो हाल फिलहाल के नहीं है, और सेकंड ये है कि उसमें कोई जो इंट्रूशन वाली बात है, फोर्सेबल इंट्रूशन जिसे हम कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि ये कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है या फिर कोई इंटरिम किसी ने ऐसे ही बनाया था, उस पे अल्टीमेटली सिग्नेचर के साथ आप जैसे बोल रहे हो वैसे करके बाद में आया,
तो हो जी सकता है जी कि जी उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे इन्होंने बताया था। अब हो सकता है कि जैसे काफी लोग एलेज कर रहे हैं, मैं तो जी उस पर जाऊंगा नहीं, पर काफी लोग एलेज कर रहा है कि भाई गुमराह करने की कोशिश, पर मुझे नहीं लगता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एट अ वेरी हाई लेवल वैसे करने की कोशिश वही भी वही करे। वही वही मेरा कहना है कि इतनी ऊंची पोस्ट पे उनको लॉ और नॉलेज होने के बावजूद इस तरीके की वो करने की कोशिश तो भाषा नहीं का किए होंगे, पर वही है कि हाँ जितना मतलब तनाव सोसाइटी में ना बढ़ते रहे, जी तो उस जी हिसाब जी से जी किसी तरह से शांत करने की कोशिश का करने का में जुटे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अल्टीमेटली सांप्रदायिक तनाव ना हो जाए, जी क्योंकि आपका बेसिकली ये दलित वर्सेस ठाकुर का केस जी में टर्न ना हो जाए, क्योंकि इनिशियली भी हम लोग मीडिया में देखे हैं इसी नाम से बोला गया था, क्योंकि वैसे जी तो पीड़ित का नाम ही नहीं ले सकते हम लोग, और जी ले जी भी नहीं रहे हैं, बट इनिशियली उनके नाम भी सामने आ गया था, और जी वैसे करके मींस कास्ट के हिसाब से बताया जा रहा था। जी अब किसी ने तो बताया कि भाई पंचायत की भी जो उधर नुमाइंदे हैं वो लोग भी हाँ ठाकुर भरे पड़े हुए हैं, तो पंचायत का जो भी बात आ रही है वो भी सही जी नहीं है। जी तो ये थे खास पैनलिस्ट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ थे, एक थे हमारे पत्रकार जी। तो जिन्होंने साफ तौर पे ये चीज बताई है, वकील साहब ने बताई है कि इस केस से, निर्भया केस से, ये वाला जो केस है बहुत ही जल्दी इस पर सुनवाई करी जा रही है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसमें जल्दी रिजल्ट आने के संभावनाएं जताई जा रही है। तो देवश्री हाँ जी बहुत होपफुली बहुत स्वागत। हाँ जी होपफुली जी फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें भी आ ही जाना चाहिए। जी जी तो निर्भया में जैसे आपका फास्ट बहुत ट्रैक कोर्ट में आ गया था, इसमें भी आ जाना चाहिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, और सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर आपका। नमस्ते।